Good morning, all of you. Hope you all are doing well. So, in the previous video, we were talking about Green Revolution. So, today I will cover this topic, Green Revolution. And in the end, we will see overall effect of this agricultural development in Indian economy. Okay. So, in the previous class, I told you about M.S. Swaminathan, who is known as father of Green Revolution in India, whereas Dr. Norman Borlaug is considered as the person who introduced HYV seeds and removed the condition of deficiency of food grains in the whole world. So today, let's begin with HYV seeds, that is, main reasons for agricultural revolution. Before that, I have told you that in India about 75% population was involved in agriculture, or you can say that more than 75% of people were dependent on agriculture, and for irrigation facility farmers were dependent upon monsoon, which was the main reason for low productivity, as well as the farmers were using old technology, or you can say outdated technology in the field of agriculture, and this led to the stagnation in agriculture. ठीक है, यानी कि more than 75% of population जो था वो किस पे था, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, खेती में. दूसरी बात कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यानी पुरानी विधि का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, किस लिए, खेती करने में, जिसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन था वो कम होता था, उत्पादन कम होता था. ठीक है, इसी वजह से एक स्थिरता थी, स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या. इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, दैट इज HYV सीड्स. साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि HYV सीड्स जहां पे भी यूज कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको जो रिजल्ट है दैट इज हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी तभी मिलेगी जब जिस भी एरिया में HYV सीड्स का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी हो. दूसरा, ड्रेनेज फैसिलिटी. ड्रेनेज आप समझते हैं, निकासन जो होता है हिंदी में कहते हैं, यानी जो भी सॉइल में एक्सेस वाटर है, चाहे वो नेचुरल वे से आया हो या फिर आर्टिफिशियल वे से जो एक्सेस वाटर हो, वो क्या हो जाए, अपने आप निकल जाए. ठीक है, जैसे बारिश हो जाती है तो खेतों में पानी लग जाता है तो उससे भी फसल को नुकसान होता है. तो HYV सीड्स जो थे जहां पे भी इस्तेमाल हो तो वहां प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी हो, इरिगेशन फैसिलिटी हो. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 4 to 10 टाइम्स मैंने बताया था ना कि ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होगा किस पे, HYV सीड्स पे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे. ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा. तो अब हम जो है मेन रीजंस फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं. सो in this all these points will be included. First point will be that there in those places only we can use the HYV seeds where there is adequate facility of drainage and water supply, as well as more quantity of fertilizers will be used, that is 4 to 10 times. So in order to have the best result, Indian farmers need to have what they need to have. They need to have reliable irrigation facility, यानी proper irrigation facility होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके पास financial resources भी होने चाहिए, क्योंकि
अगर हमको फर्टिलाइजर परचेज करना है जो कि 4 to 10 टाइम्स ज्यादा नॉर्मल ग्रेन से चाहिए, नॉर्मल सीड से, तो उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी भी हमको प्रॉपर चाहिए, तभी हमको बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो आपका इंडियन इकोनॉमी है उसमें 2 फेजेस में अप्लाई हुआ ये 2 फेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 2 फेजेस में अप्लाई हुआ। फर्स्ट फेज जो था, सर्टेन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स थे जैसे कि पंजाब, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस तरीके के जो स्टेट्स थे, यहाँ पे पहले HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यानी मिड 60s और मिड 70s में HYV सीड्स का इस्तेमाल इन कुछ स्टेट्स में किया गया, जैसे पंजाब, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। और वहां जो है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी क्रॉप्स की, वो इंक्रीज हुई। दूसरी बात, सेकेंड फेज जो था वो आपका 70s से 80s के बीच में था, और यहाँ पे HYV जो सीड्स का इस्तेमाल किया। बाकी और स्टेट्स में जो रिमेनिंग स्टेट्स थे जो फर्स्ट फेज में जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ था, ठीक है। और ये दूसरे क्रॉप्स में, पहले इनिशियली तो वीट पे अप्लाई हुआ ना, बाद में ये राइस पे भी अप्लाई किया गया। Now what are the important effects of green revolution? Let's see the important effects. जो हमें फायदे हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन से, इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट मिला इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का। फर्स्ट बेनिफिट वाज अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है, ये चीज पहले जान लीजिए। मार्केट में सेल करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स अचीव करना, ठीक। यानी द क्रॉप्स विच रिमेन्स आफ्टर कंजप्शन ऑफ गुड्स और कंजप्शन ऑफ क्रॉप्स बाय द फार्मर। यानी फार्मर अब जो भी गुड्स को, अब जो भी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो फार्मर्स उनको सेल्फ कंजप्शन के लिए रखते हैं ना, ठीक है। आखिर वो भी तो कंज्यूम करेंगे, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए रखने के बाद जो भी सरप्लस क्रॉप्स होगा उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में अब जो क्रॉप्स थे वो अब बच रहे थे फार्मर्स के पास, ठीक है। That means marketable surplus refers to that part of agriculture produce which is sold in the market by farmers after meeting their own consumption requirement. Clear है कि जो भी गुड्स, जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा रहे थे, फार्मर्स उनको पहले अपने पास रख लेंगे अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, साल भर के लिए, और उसके बाद जो भी एक्सेस बचता था उसको बाजार में बेचते थे, मार्केट में सेल करते थे। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद, यानी HYV सीड्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके आने के बाद क्या होने लगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केटेबल सरप्लस अचीव किया फार्मर्स ने। दूसरा बेनिफिट क्या मिला, दूसरा बेनिफिट था बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक का मतलब होता है एक्सेस स्टॉक, ठीक है। तो जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम सेम ईयर में जितना कंज्यूम करते हैं हम उसको तो रखेंगे ही, साथ में आगे के सालों के लिए भी जो हमको क्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल करना है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं। उसी को कहते हैं बफर स्टॉक, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, when you are having the sufficient amount of food grains, then what you will do, you can store them for next year, ठीक है, for coming years। तो जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा
फूड क्रॉप्स का, फूड ग्रेन्स का, तो फार्मर्स क्या करने लगे, उसको स्टोर करने लगे, उसको इकट्ठा करने लगे आगे के सालों के लिए भी। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। इवन अभी भी ये ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स से क्रॉप्स को परचेज कर लेती है और उसको फिर वेयर हाउसेज में स्टोर कर देती है। ठीक, इससे क्या होगा, जो सफिशिएंट अमाउंट में क्रॉप्स को स्टोर कर लिया जाता है, तो अगर नेक्स्ट ईयर उतनी अच्छी फसल नहीं होगी तो भी शॉर्टेज नहीं होगा फूड क्रॉप्स का। ठीक, थर्ड बेनिफिट वाज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब एक चीज आप जानते हैं कि जब भी कोई भी सामान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई होने लगता है, यानी किसी साल ऐसा आपने महसूस भी किया होगा, मार्केट में देखे भी होंगे, किसी साल कोई जो है जैसे पोटैटोज है, अनियंस है, टमाटोज है, या फिर कोई भी वेजिटेबल का एग्जांपल आप ले लीजिए, तो वो जिस साल बहुत ज्यादा उसका उत्पादन होता है, या मैंगोज अभी सीजन है मैंगोज का, तो बहुत ज्यादा जिस साल उसका प्रोडक्शन होता है, तो क्या होगा, वो उस साल उसकी प्राइस कम हो जाती है, उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, मार्केट में सफिशिएंट क्वांटिटी में है, और उसकी जो डिमांड है, जो लोग उसको खरीदने वाले वो कम है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो लो हो जाएगी। और इसी का ठीक उल्टा, जब मांग बहुत ज्यादा हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो, और उस साल उत्पादन जो है जब कम होता है, तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद जब मार्केटेबल सरप्लस अटेन कर लिया, बफर स्टॉक भी है, आने वाले सालों के लिए भी हमने क्रॉप्स को स्टोर कर लिया है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो क्रॉप्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो प्राइस होगी वो कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगा। तो इससे जो गरीब लोग हैं या ऐसे लोग जो हैंड टू माउथ हैं, सिर्फ उतना ही कमाते हैं जितना वो खा सके, उतनी अर्निंग होती है, तो उनके लिए इजी हो जाएगा, यानी वो अपनी इनकम का उनको लेस अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा फूड क्रॉप्स पे, क्योंकि फूड क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, चीप प्राइस पे, लो प्राइस पे मिलेगा। सो बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप। ठीक है, नाउ द लो इनकम ग्रुप who spend a large percentage of their income on food will be benefited from decline in relative prices. उनको कीमत में गिरावट की वजह से फायदा मिलेगा। ठीक, अब ये तो इम्पोर्टेंट इफेक्ट हो गया। अब कुछ रिस्क भी है, रिस्क इन्वॉल्व्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिस्क, so first risk is pest attack. पेस्ट यानी जो कीड़े होते हैं जो फसलों को करते हैं। ठीक, तो बाकी सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड्स जो हैं वो ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कमी ये भी थी कि जो पेस्ट जो है, जो फसलों को नुकसान करते हैं, ऐसे कीड़े वो ज्यादा अटैक करते थे HYV सीड्स को, ऐसी फसलों को ज्यादा नुकसान करते थे जहां पे HYV सीड्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो कहा गया कि ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज करने की जरूरत होती थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक, तो ये एक कमी हो गई, रिस्क एक फैक्टर हो गया। दूसरी चीज कि इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। अब इनकम इनइक्वालिटी कैसे हो रही है, देखिए, जो रिस्क है जैसे कि पेस्ट का रिस्क हुआ, ज्यादा 4 to 10 टाइम्स हमको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजें चाहिए, तो ये इसके लिए अमाउंट चाहिए होगा, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिनके पास पैसे होंगे वही क्या कर सकते हैं, ये सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनका वही यूज कर सकते हैं।
ठीक है, यानी स्मॉल फार्मर्स इरिगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हुआ, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी, फिर पेस्टिसाइड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो सब नहीं बियर कर पाएंगे। ठीक, और जो बिग फार्मर्स थे वो ये सारी चीजों को इजीली अरेंज कर पाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, एक इनकम डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई, यानी एक लो इनकम ग्रुप हो गया और एक हाई इनकम ग्रुप हो गया, अमीर और गरीब जैसी कंडीशन बन गई फार्मर्स में। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है हमारा, व्हाट आर द benefits, or you can say now let's critically appraise agricultural development। ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो लैंड रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, जो एक आपके जमींदार थे, ठीक है, उनसे क्या किया गया, लैंड एक्सेस ले लिया गया था। सो वी कैन से दैट लैंड रिफॉर्म मेजर्स एज वेल एज ग्रीन रिवॉल्यूशन were the greatest achievement of the Indian government in enhancing agriculture production and productivity. Okay. Land reforms and green revolution. ठीक, हम क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो थी वो 1950s और 1990s के बीच में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें बहुत इंक्रीमेंट हुआ। किसकी वजह से, एक तो लैंड रिफॉर्म की वजह से, दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। और इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होने लगी थी इन फूड प्रोडक्शन। ठीक, दूसरी ये सेकंड पॉइंट हो गया ना। थर्ड वन इज, आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी जो प्रोडक्टिविटी हो रही है। सो द जीडीपी इंक्रीज्ड बिटवीन 1950 टू 1990। ठीक, नेक्स्ट वन वाज अराउंड 65% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन still was involved in agriculture till 1990। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिटवीन 1950 टू 1990 के बीच का। ओके, अब इसके बाद से जो एक पॉइंट हमारा बच जाता है वो है सब्सिडी का, वेदर सब्सिडी शुड बी गिवन, डिबेट ओवर सब्सिडीज, वेदर सब्सिडीज शुड बी गिवन टू एग्रीकल्चर और इट शुड नॉट बी गिवन।